तो आज की पूरी कहानी, कैरेक्टर के सब आप नाम जानते हैं, बीच बीच में बताऊंगा, लेकिन कहानी वाकई फिल्मी है। और कैसे फिल्मी है, इस पूरी कहानी को आप उसी अंदाज में सुनिए। करीब 7 साल पहले जयपुर में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रोहित राठौर, उसके ऊपर एक लड़की के रेप का इल्ज़ाम लगता है। अब हालांकि उस लड़की के साथ कहते हैं कि वो उसकी जानकार थी, जानता था, लेकिन फिर रेप होता और उसका इल्ज़ाम रोहित राठौर पर लगता है। जो लड़की थी वो राजपूत बिरादरी से आती थी। लड़की के घर वाले पुलिस में कंप्लेंट लिखाते हैं। आमतौर पर शुरुआत में जैसा पुलिस का रवैया होता है, इस केस में भी वैसे ही होता है। लड़की के परिवार वालों को लगता है कि पुलिस केस को सीरियसली ले नहीं रही, रेपिस्ट को पकड़ नहीं रही है, आनाकानी कर रही है। इसके बाद ये लोग राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह के पास जाते हैं और बताते हैं पूरी बात ये। अब सुखदेव सिंह चूँकि राजपूत सभा, राजपूत बिरादरी के नेता, फौरन वो इस मामले में कूद पड़ते हैं। इसके बाद वो पुलिस से, प्रशासन से इस बारे में बात करते हैं, धरने प्रदर्शन और इसकी धमकी भी देते हैं। अब जब सुखदेव सिंह इस रेप केस में कूदे तो पुलिस के ऊपर भी दबाव आया कि भाई राजपूत बिरादरी की एक लड़की है और करनी सेना के अध्यक्ष इस पर कूद चुके हैं, तो धरना प्रदर्शन, विरोध, चक्का जाम कुछ भी हो सकता है। लिहाजा पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज़ की और फिर लोगों के बयान के बाद रोहित राठौर को गिरफ्तार कर लिया। अब रोहित राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। अब वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में। करीब 5 साल तक उसकी ज़मानत नहीं हुई, वो जेल में रहा। 5 साल बाद उसकी ज़मानत हुई, वो बाहर आया। और जब तक वो जेल में रहा उसने एक ही बात सोची, और वो ये कि अगर वो आज जेल में है, इस केस में शायद उसको पकड़ा भी नहीं जाता, सज़ा भी नहीं होती। उस वक्त तक अदालत का फैसला आया नहीं था, लेकिन उसके मन में था कि जो कुछ हुआ है, उसके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, अगर इसमें राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह बीच में न पड़ते तो शायद वो पकड़ा ही नहीं जाता। तो इनडायरेक्टली वो सुखदेव सिंह का एक तरह से दुश्मन हो गया और उसने ये ठान लिया कि वो जब भी मौका मिलेगा सुखदेव सिंह से बदला लेगा। ये रोहित राठौर की कहानी हो गई। उधर जयपुर से दूर एक और कहानी पनप रही थी, और ये कहानी थी एक नितिन नाम के शख्स की। नितिन अपने इलाके का, हिसार जहाँ का वो रहने वाला, बुरी सोहबत, कई मारपीट के मामले हुए, कई और झगड़े फसाद हुए। फिर एक ऐसी झगड़े के केस में 307 उस पर लग गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। पुलिस से बचने के लिए वो भाग गया, फिर इधर उधर भागता रहा। इसी बीच में आर्मी की नौकरी निकली। उसके परिवार में और भी लोग थे जो सेना में गए थे। उसने वहाँ टेस्ट दिया, सब कुछ पास कर गया और इत्तेफाक से सेना वो उसने ज्वाइन कर लिया। अब उसने अपना नाम नितिन फौजी रख लिया, लेकिन ये सब कुछ उसने उस लोकल पुलिस से छुपा कर किया ताकि उसकी इस नौकरी पे आँच ना आए। क्योंकि अगर सच्चाई पता चल गई कि ये बैड कैरेक्टर है, पुलिस में वांटेड है, 307 है, तो फिर सेना भी उसको रखती नहीं। तो उसने इस जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये थे, एक तरह से समझिए कि उसने फर्जी अपने जो सर्टिफिकेट होंगे, जो लोकल पुलिस से लिया जाता है आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो सब इसने फर्जी देकर और सेना की नौकरी हासिल कर ली। अब वो सेना में तैनात था, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा था कि अगर पुलिस को सच्चाई पता चल गई, सेना को ये बात पता चल गई, तो उसकी नौकरी चली जाएगी सेना से और फिर वो जेल चला जाएगा। तो उसके अंदर एक डर, और उस डर के साथ नितिन फौजी जी रहा है। उधर जेल से निकलकर रोहित राठौर इस सोच के साथ जी रहा है कि कब मौका मिले और वो सुखदेव सिंह से बदला ले। अब ये दोनों कहानी एक साथ चल रही है। इसी बीच में एक तीसरा कैरेक्टर आता है, और इस कैरेक्टर का नाम है वीरेंद्र चारण। अब वीरेंद्र चारण जो रोहित गोदाना है उसका शिष्य या चेला आप कह लीजिए। अब हुआ ये कि लॉरेंस से कनेक्शन शुरू होता है, मेन बॉस। अब बॉस तो जेल में है, उसको बाहर काम करने के लिए अलग अलग क्रिमिनल चाहिए। तो रोहित गोदारा जो है वो उसका काम कर रहा था। लेकिन रोहित गोदारा जब राजू ठेहट का कत्ल हुआ, उसके बाद से पुलिस उसके पीछे पड़ी,
तो इधर उधर भागता रहा, कभी नेपाल गया, कभी इधर गया, पर उसे लगा कि क्या करूं। फिर लॉरेंस बिश्नोई और बाकी लोगों ने मदद की और उसके बाद वो फेक पासपोर्ट से बाहर भाग गया। अब वो तो चला गया, अब उसके गैंग, उसके गुर्गे सब यही हैं। उन्हीं में से एक गुर्गा वीरेंद्र चारण, तो वीरेंद्र चारण अब यहाँ पर लोकल उस पर काम कर रहा है। इसी दौरान में राजू ठेठ मामले में इसका भी नाम आ गया। अब ये भाग रहा राजस्थान से इधर उधर, कब तक भागे। फिर ये नेपाल गया, नेपाल से फिर कोलकाता पहुंचा। कोलकाता में लॉरेंस गैंग ने इसके लिए फेक पासपोर्ट बनाने का इंतज़ाम किया। अब ये देखिए, आज के दौर में जब ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज सब कुछ होता है, उसमें भी आराम से फेक पासपोर्ट बन जाता है। कोलकाता से फेक पासपोर्ट बना, वो वापस नेपाल गया, नेपाल से फिर वो देश के बाहर चला गया। रोहित गोदारा पहले ही जा चुका था, वीरेंद्र चारण भी चला गया, 1 लाख का इनाम है इस पर। तो अब चारण भी निकल गया, लेकिन उसके गुर्गे यहीं राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में सब काम कर रहे हैं। अब 3 लोग हो गए, 3 कहानियां इस वक्त चल रही हैं। एक रोहित राठौर जो रेप के केस में जेल गया और उसे लगा कि सुखदेव सिंह की वजह से वो गया। दूसरी तरफ नितिन फौजी फौज में नौकरी कर रहा, लेकिन इस डर के साथ कि उसकी जो 307 का मामला है वो कब खुल जाए और कब पुलिस पकड़ ले, कब फौज की नौकरी चली जाए। तीसरा वीरेंद्र चारण है जो रोहित गोदारा के भागने के बाद अब वो सारा उसका गैंग देख रहा है। अब इसी बीच में होता ये है कि जो आनंद पाल सिंह का मर्डर हुआ था उसके बाद से ही कुछ अनबन हुई थी और सुखदेव सिंह फिर प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। तो उसमें ये जो गैंग था, रोहित गोदारा गैंग, इनकी भी कुछ पैसे ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कैरेक्टर के साथ अलग अलग कहानियां पक रही हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई का हुक्म था कि बड़ी शिकायतें आ गई हैं और ये सिर्फ राजपूत बिरादरी के लिए काम कर रहा है और इसके लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कुछ धमकी भी दी, वसूली के लिए पैसे भी नहीं दे रहा, तो इसको निपटा दो। अब ये काम उसने संपत नेहरा, उसका जो खास शूटर है जो इस वक्त भटिंडा जेल में बंद, उससे कहा। अब संपत नेहरा अंदर, उसने रोहित गोदारा को पकड़ा, रोहित गोदारा बाहर भाग गया। इधर वीरेंद्र चारण भी निकल चुका है, लेकिन रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण से कहा कि तुम ये काम करो, तुम बाहर हो लेकिन राजस्थान में अपने आदमी तैयार करो इस केस के लिए। अब वीरेंद्र चारण को शूटर चाहिए और शूटर से पहले एक भरोसे का आदमी। अब वीरेंद्र चारण ने सबसे पहले ऐसे आदमी की तलाश की जो सुखदेव सिंह को जानता हो, जिसका मिलाना हो। तो उसकी जाके नज़र रुकी जयपुर के ही कपड़ा कारोबारी नवीन शेखावत पर। उसने नवीन शेखावत से बात की। अब नवीन शेखावत भी थोड़ा पैसे भी चाहिए, उसने लालच दिया और उसने कहा तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ हमारे लोगों को वहाँ तक पहुँचाना है। अब नवीन शेखावत से लगातार बात हो रही है वीरेंद्र चारण की और ये सिलसिला चल रहा है। फिर वो कहता है ठीक है, हम शूटर भेजेंगे, तुमको पहुँचाना है। ये प्लानिंग सब चल रही है। अब नवीन शेखावत को उधर भरोसे में ले लिए, लेकिन इधर शूटर नहीं मिल रहा। अब वीरेंद्र चारण ने पता करना शुरू किया कि कौन शूटर हो सकता है जो ये काम करे। तो उसके गुर्गों के जरिए पता चला कि एक बंदा है जयपुर में जिसका नाम है रोहित राठौर। अच्छा, रोहित राठौर इस गैंग के लिए मतलब जाने अनजाने में काम भी कर रहा था। टॉप बॉसेस को पता नहीं था। ये जो गैंग होता है ना, इसमें ये होता है कि एक बड़ा होता है, फिर छोटा, शहर का, कस्बे का, ज़िले का, मोहल्ले का। तो टॉप लेवल पे कहीं को पता ही नहीं चलता कि अपना गैंग है। तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ था। जेल में उसकी मुलाकात भी हुई थी ऐसे बहुत सारे लोगों से जो रोहित गोदारा उसके लिए काम करते थे। तो रोहित गोदारा को याद आया और उसने वीरेंद्र चारण को बताया। वीरेंद्र चारण ने इसको कांटेक्ट किया रोहित राठौर को कि एक काम है और ये काम कर, इसके बाद तेरे ऊपर को ख़तरा नहीं आएगा, हम तुझे देश से निकाल लेंगे क्योंकि हमारे सारे लोग तो बाहर हैं और तू अपना आराम से कहीं विदेश में बस जाएगा। पर उसे ये भी पता था कि इसकी एक कमज़ोर कड़ी है और वो ये है कि इसको सुखदेव सिंह से बदला लेना है, क्योंकि वो रेप केस के लिए हमेशा मानता था कि उसी की वजह से जेल गया है। तो वो तो फ़ौरन तैयार हो गया। रोहित राठौर ने कहा कि आप मुझे पैसे दो ना दो, मुझे मौका दो, मैं उसको मारना चाहता हूँ। तो एक शूटर तैयार,
लेकिन रोहित राठौर की एक शर्त थी कि सुखदेव सिंह बहुत सिक्योरिटी में रहता है, गार्ड, हथियार, तो अकेले ये काम मुश्किल है, कोई एक और शूटर चाहिए। तो अब दूसरे शूटर की तलाश शुरू हुई, भाई कौन। इत्तेफाक से जब छोटे मोटे मामले में नितिन फौजी इन्वॉल्व हुआ तो कुछ डरा भी रहता था, कुछ क्रिमिनल लोगों से भी उसकी दोस्ती थी। तो ऐसे ही उसके एक दोस्त ने कहा कि तू इस बंदे से मिले, एक और बंदा था इस गैंग का, और वो तुझे 307 और इन सारे केसों से बचा लेगा। तो उस बंदे के थ्रू मिलते मिलाते ये पहुंच गया उस कड़ी से होते 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 रोहित गोदारा तक। रोहित गोदारा ने फिर वीरेंद्र चारण को कहा कि एक लड़का है, आर्मी में काम करता है, बट उसकी कमज़ोरी ये है कि उसके खिलाफ 307 है और भी 2-3 मामले हैं। पुलिस उसको तलाश कर रही है, हरियाणा पुलिस, लेकिन वो अपने आप को छुप छुपा के नौकरी कर रहा है और पुलिस को भी ये बात पता नहीं और सेना में भर्ती हो चुका है। लेकिन उसको डर है कि कभी ना कभी उसका भेद खुल जाएगा तो क्या होगा, सेना की नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाना पड़ेगा। तो बोला वो आर्मी में है, निशाना भी उसका अच्छा है, तो उसको शीशे में उतारो। अच्छा, अभी तक नितिन फौजी जो था, जैसे गांव में और ये हरियाणा इस बेल्ट में आप देखें, ज़मीन को या छोटी मोटी बातों को, यहाँ तक कि ज़रा सी इज्जत पे भी बात आ जाए तो लोग लड़ते हैं, एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं। तो कायदे से नितिन फौजी पेशेवर क्रिमिनल नहीं था, इस तरह का लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व था। तब ये हुआ कि ठीक उसको शीशे में उतारना है। तो अब वीरेंद्र चारण ने नितिन फौजी पर चारा फेंका। उसने उससे कहा कि देख, तेरे ऊपर ये सारे मामले हैं, आज नहीं तो कल पुलिस तक ये बात पहुंचेगी, 307 है, कम से कम तू 7-10 साल के लिए अंदर जाएगा, सेना की नौकरी लग जाएगी, इन सारी चीज़ों से तुझे बचा सकता हूँ, तू बस हमारा एक काम कर दे, तुझे और तेरी पूरी फैमिली को हम कनाडा शिफ्ट कर देंगे। तो उसने एग्जाम्पल दिया कि देख, हमारे जितने भाई हैं ऊपर, लॉरेंस भाई अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, चाहे वो गोल्डी बरार हो या फिर रोहित गोदारा हो, यहाँ तक के वीरेंद्र चारण हो, ये सब तसल्ली से निकल गए और एक बार यहाँ से देश से निकल गए, इंडियन पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो तेरे केस और ये बाकी छोड़, और पैसे अलग से इतने पैसे दूंगा कि तू जाकर कनाडा में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है और पूरी लाइफ ऐश से गुजार सकता है। तो एक तरफ पैसे देंगे और दूसरी तरफ तुझे सेफ यहाँ से निकाल कर कनाडा पहुँचा देंगे, तुझे और तेरी फैमिली को। तो कानून से भी तू बच जाएगा और फाइनेंशियली भी तू मजबूत हो जाएगा। नितिन फौजी को ये बात जम गई, उसने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। तब उसे बताया गया कि टारगेट कौन है, उसने कहा ठीक है। फिर उसे बताया गया कि ये करने के बाद तुझे ऐसे ऐसे निकलना है, फिर तुझे हम बाहर निकालेंगे। अब फाइनली 2 शूटर तैयार हो गए सुखदेव सिंह को मारने के लिए, एक रोहित राठौर, दूसरा नितिन फौजी। लेकिन गेम देखिए यार, इस गैंगस्टर में और बड़े बड़े गैंग्स में गेम भी बहुत होता है। अब ये था कि इन दोनों को आपस में तब तक नहीं मिलाना जब तक काम का वक्त ना आ जाए। क्या पता जो इनका ब्रेन वॉश किया है वो धुल जाए। यही टेरर आतंकवाद में भी यही होता है, ब्रेन वॉश। कहते हैं कि 5 नवंबर को ये इंसिडेंट हुआ, 4 नवंबर को दोनों पहली बार मिले शायद, नितिन फौजी और रोहित राठौर। और बीच में हमेशा रहता नवीन शेखावत, और उससे कहा गया था कि इन दोनों को जब भी तुम साथ हो तो बस बार बार एक ही चीज़ याद दिलाना कि तुम्हें ये काम करना, तुम्हें काम करना, इसके अलावा और कोई बातचीत ना हो, फैमिली के बारे में, रिश्तों के बारे में, दोस्ती प्यार, मतलब दोस्ती भी ना हो इन लोगों के बीच में। और ये क्राइम का सबसे बड़ा फंडा होता है कि जिनसे काम कराना एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनके बीच में एक तो बहुत ज़्यादा बात ना हो। ये टेररिज्म के फील्ड में भी ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट हैं जिनके इंटरव्यू इसी तरह के आए हैं। एक दूसरे से घुले मिले नहीं, परिवार के बारे में, प्यार के बारे में, बच्चों के बारे में, माँ बाप के बारे में कोई बात ना करें। सिर्फ और सिर्फ हर वक्त जितने देर वो साथ हों उनको अब बताओ कि तुम मिशन के बारे में बात करो और मिशन के तरीक़ों के बारे में बात करो। तो एक दिन पहले जानबूझ के मिलाया गया ताकि ये लोग एक दूसरे से घुले मिले नहीं। बीच की कड़ी थी अब नवीन शेखावत। एक दिन पहले इनको ऑटोमेटिक वेपन दिलाया गया, वो वीरेंद्र चारण के ही सोर्सेज ने ला कर दिया। अब ये सारी चीज़ें जब हो गई, इस दौरान में एक अलग कहानी बन रही है। नवीन शेखावत को पता है
कि ये क्या करना है। सुखदेव सिंह को मारा जाना है, 2 शूटर यहाँ आ चुके हैं, इनको उस तक पहुँचाना है एक शादी के कार्ड देने के नाम पर। और लगातार वो वीरेंद्र चारण से बात कर रहा है। यहाँ पे नवीन ने एक काम कर दिया, जो भी उसने वीरेंद्र चारण से बात की वो सारे बात उसने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। जब भी फ़ोन आता उसका ऑटो रिकॉर्डिंग मोड पे फ़ोन होता। फिर वो पैसे मांगता था शुरुआत में कुछ, फिर कहता भाई कुछ और पैसे दे दो, तो उसका लालच बढ़ रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ये बात वीरेंद्र चारण को पता चल गई। उसे पता चला कि यार ये तो अच्छा। उसने 1-2 बार जब ये दोनों मिले, नितिन फौजी और राठौर, तो उसने फिर बात हुआ कि इस काम के बाद कहाँ कैसे बचना है, कानून से पुलिस से कैसे निकलना है। या हमारे जो बॉसेस हैं ये लोग भी इंसान है, बात करते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर करने के बाद ये जो हमारे आका हैं ऊपर बैठे हुए हमारा हाथ खींच लें, पहचानने से इनकार कर दें। तो कहते हैं ये जब बात हो रही थी तब नवीन शेखावत ने कहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास पूरा पुख्ता प्रूफ है, मैंने सबूत के तौर पर ऑडियो भी रिकॉर्डिंग रख ली है। अब इन दोनों को जब पता चला तो इनसे ये बात वीरेंद्र चारण तक पहुंच गई। और ये बात है 5 नवंबर की, जिस दिन ये काम होना है कि भाई वो तो ऐसे ऐसे है, आपका ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रखा, पूरी बातचीत, साजिश, कैसे क्या करना, हथियार कहाँ से मिलना है, कैसे जाना है, गोली मार के कहाँ निकलना है। और वो इधर पैसे भी बड़े मांग रहा है, हम लोगों को जो पैसे दिए उसमें से भी कह रहा है मुझे और दो। तो ये बात 5 नवंबर को पता चली सुबह। वीरेंद्र चारण जो मेन हैंडलर है, बॉस तो वीरेंद्र चारण का है आपके रोहित गोदारा का लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन यहाँ रोहित ब्रीफ कर रहा है वीरेंद्र चारण को, और वीरेंद्र चारण इन तीनों को यानी नवीन शेखावत को, नितिन फौजी को और रोहित राठौर को। तो 5 नवंबर की सुबह 10-11 के आसपास ये तीनों इकट्ठे होते हैं। एक जो किराए पे स्कॉर्पियो लिया उस पर लोग निकलते हैं और अब जा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें टाइमिंग चूँकि रेकी कर रखी थी कि 1 बजे के आसपास पहुंचना है। लगभग 12 बजे फ़ोन आता है वीरेंद्र चारण का, और ये फ़ोन आता है नवीन शेखावत के ही मोबाइल पर कि सब हो गया, ये ऐसे ऐसे जाना है। उसके बाद तो कहता है कि अच्छा फ़ोन दो रोहित राठौर को। अब नवीन फ़ोन दे देता है रोहित को। एक गाड़ी में 3 बैठे हुए हैं, जिसमें नवीन है, रोहित है और नितिन है, और तीनों जा रहे हैं सुखदेव सिंह को मारने के लिए। और उसी वक्त मेन हैंडलर जो ये सारा जिसने प्लानिंग कर रखा है वीरेंद्र, उसका फ़ोन आता है नवीन के ही मोबाइल पर। नवीन से बात करके कहता है रोहित को दो, रोहित से वो बात करता है और फिर उसी फ़ोन पर उसी गाड़ी में जिसमें नवीन बैठा वो धीरे से कहता है कि जब तुम सुखदेव को मारने जाओ तो इसको भी निपटा देना, क्योंकि आगे चलकर ख़तरा हो जाएगा, ये ब्लैकमेल कर सकता है, क्योंकि इसने ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रखा है, पैसे भी मांग रहा है लगातार। अब ये बात सोचिए कि जो शख्स गाड़ी में है उसकी जो साथी है तीनों, उसी में से 2 लोगों को ये ब्रीफ किया जा रहा है कि इस तीसरे को तुम सुखदेव सिंह के साथ निपटा देना। इसके बाद यही होता है, ये लोग जाते हैं। फिर सीसीटीवी कैमरा है जिसको लेके मैंने सवाल भी उठाए थे उस वक्त भी कि क्रॉस फायरिंग नहीं है, और दूसरी तरफ जो गोदारा है वो कह रहा है कि हमारे साथी को मतलब कर्जा उतार नहीं सकता हूँ, और वो वहाँ जाकर मार देता है। अब ये तो यहाँ तक तो कहानी ये पूरी साजिश की हो गई। अब इसका एक दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि 2 सोशल मीडिया के पोस्ट आए। एक पहला आया कि ये काम हमने किया है, रोहित गोदारा ने क्लेम किया। दूसरा आया कि इसमें हमारा एक साथी शहीद हो गया और हम उसका ये कर्ज 7 जन्म तक उतार नहीं सकते। राजस्थान पुलिस के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ये कहा है कि उन्होंने ऐसे 1 या 2 लोगों को उठा रखा है जिन्होंने ये पोस्ट किया। अब इस पोस्ट पे ही सवाल आ गया है, और एक दिन मैंने कहा था ये कहानी के ही कि अगर ये पोस्ट सही है तो हो सकता है, क्योंकि कई दूसरे के नाम पे पोस्ट कर देते हैं, तो मैंने इसलिए स्पेशली ये कहा था कि रोहित गोदारा का है, ये अगर प्रूफ हो जाता है तो ठीक है, वरना किसी और का भी हो सकता है। लेकिन राजस्थान पुलिस के कमिश्नर ने जयपुर के कहा है कि कोई और पोस्ट कर रहा था, और ये पोस्ट फेक जो कर रहा था उसको उन्होंने आइडेंटिफाई करके पकड़ रखा है।
तो ये कहानी यहाँ तक हो गई। अब इसके बाद की जो सेकंड पार्ट की कहानी थी वो मैंने आपको एक सुनाया था कि जयपुर से ये लोग फिर निकले और उसके बाद डीडाना पहुँचे और फिर वहाँ से ये लोग बस से दारूहेड़ा, और दारूहेड़ा के बाद की कहानी गायब। अब चूंकि ये दोनों पकड़े गए हैं तो उस कहानी का खुलासा हो गया। दारूहेड़ा से दोनों ने टैक्सी, बस ये सब पकड़ी, हिसार पहुँचे और फिर सीधे पहुँचे मनाली, हिमाचल प्रदेश। मनाली जाने के बाद ये आए चंडीगढ़। अब मनाली से पहले, जब चूँकि ये ड्राइवर ने एक बता रखा था जो डीडाना वाला था, तो राजस्थान की पुलिस पहुंच गई दारूहेड़ा। वहाँ बस ड्राइवर को भी ढूंढ निकाला, बातचीत भी हुई, तो उसने कहा कि नहीं वो यहाँ से निकल गए। अब फिर यहाँ से कैसे, तो पुलिस ने उसका दारूहेड़ा से लेकर आप मनाली कहें या फिर चंडीगढ़ तक करीब 600 के आसपास सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें ये लोग अलग अलग वेशभूषा में दिखाई दिए सीसीटीवी कैमरे में कैद। दूसरा जो इन्होंने एक गलती की थी वो ये था कि मोबाइल का नंबर मिल चुका था और ये मोबाइल ऑन था। तो पहली बार पुलिस को इनका लोकेशन मिला मनाली, लेकिन जब मनाली का लोकेशन मिला तब तक फिर पता चला कि वो वहाँ से कहीं और निकल गए। लास्ट में इनका लोकेशन मिला चंडीगढ़ दोपहर को 2 बजे, और ये बात है परसों की। परसों 2 बजे का ये लोकेशन मिला। अब फौरन राजस्थान पुलिस, इधर दिल्ली पुलिस भी इस ऑपरेशन में जुट गई थी, इसलिए कि रोहित राठौर से उसे भी पूछताछ करनी थी। उधर हरियाणा पुलिस को नितिन फौजी की तलाश थी उसी 307 मामले में, और उसको पता चल गया था कि ये लोग डीडाना में देखा गया है। तो हरियाणा की पुलिस से वहाँ पहुँच गई थी राजस्थान। तो अब एक साथ हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस तलाश में लग गए इन दोनों शूटर के। 5-5 लाख रुपए का इनाम भी है दोनों पर। तो फिर दिल्ली पुलिस की जो टीम है उसको भी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये चंडीगढ़ में, और एकदम एग्जैक्ट टाइम पे लोकेशन पता चला कि चंडीगढ़ में सेक्टर 22A में है। अब उस वक्त दोपहर का वक्त था। फौरन सारी टीमें पहुंच गई, राजस्थान पुलिस की भी, दिल्ली पुलिस की भी, और उधर पंजाब पुलिस भी मदद कर रही थी। अब ये खतरा था कि इन दोनों के पास ऑटोमेटिक्स या सोफिस्टिकेटेड पिस्टल है, जिससे इन्होंने मारा था, 17 गोलियां चलाई थी सुखदेव सिंह। तब वो भीड़ भाड़ वाली जगह थी चंडीगढ़ में जहां इनका लाइव लोकेशन दिखा रहा था। अब वहां अगर पुलिस इनको चैलेंज करती और पकड़ती तो बदले में वो गोली चला सकते थे, और गोली चलाने से आसपास मौजूद आम लोगों को भी गोली लग सकती थी, किसी की जान भी जा सकती थी। तो पुलिस को लगा कि ये बड़ा रिस्की होगा, पर उन्होंने घेरा डाल दिया और इंतज़ार करने लगे कि कब ये सन्नाटे में आता है। और आखिरकार वो मौका मिल गया जब आसपास में कोई पब्लिक नहीं थी, और इन दोनों को दबोच लिया गया। दबोचने के बाद एक टीम रोहित राठौर को लेकर दिल्ली पुलिस की आई, और दूसरी टीम नितिन फौजी की राजस्थान पुलिस को लेकर गई। दिल्ली पुलिस ने रोहित राठौर से सारी पूछताछ की, लॉरेंस गैंग, आपके रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण, और फिर पूछताछ करने के बाद राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये दोनों राजस्थान पुलिस के पास हैं। 8 दिन की पुलिस कस्टडी मिल चुकी है, और अब टोटल कितने पैसे में, कैसे, क्यों, जो मेन सवाल पता करना है वो ये, कैसे इस जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है इनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने अत्याधुनिक पिस्टल कहाँ से आते हैं, ये कौन गन सप्लाई करता है। तो ये जो चेन है ये तभी पता चलेगा जब या तो रोहित गोदारा हो या फिर वीरेंद्र चारण। इन दोनों के ज़रिए ही आर्म्स की सप्लाई का पूरा चेन कहाँ से कैसे आता है ये पता चल सकता है। तो अब राजस्थान पुलिस की कस्टडी में है, वो पता कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक राजस्थान पुलिस ने बड़ी अच्छी बात की, वो ये, कम से कम इस नितिन फौजी को लेकर। लॉरेंस गैंग, और भी बहुत सारे गैंग हैं, लेकिन स्पेशली मैं लॉरेंस गैंग की बात करूँगा। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, कुछ यूपी, थोड़ा बहुत MP, यहाँ इसके गैंग एक्टिव है। अब इसके सारे सरदार जो हैं वो तो जेल में अलग अलग, चाहे वो दिल्ली की जेल में हो, हरियाणा के हो, पंजाब में, लेकिन बाकी के गुर्गे अलग अलग छोटे छोटे, जिनकी बदौलत इनका गैंग चलता है। ये क्या करते हैं, अपने गैंग को चलाने के लिए आपको लोग चाहिए हर जगह पर।
तो ये सबसे पहले नज़र रखते हैं उन लोगों पर जो जेल में आते हैं छोटे मोटे जुर्म में, लड़ाई झगड़ा 307 हो गया या और कोई केस। उसके बाद वो उसको वहाँ पे धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती करते हैं, उसका ब्रेन वॉश करते हैं और पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्रिमिनल माइंड ही है। ये मतलब ऐसा नहीं है, दो तरह के लोग होते हैं, गलती से क्राइम हो गया तो वो पछताते हैं जेल में, फिर सुधर जाएंगे, लेकिन वो देख लेते हैं, परख लेते हैं कि नहीं ये अब इसको लत लग गई, फिर उसका ब्रेन वॉश करते हैं कि देख गैंगस्टर बनने में कितना फ़ायदा है, तेरा हर तरफ नाम होगा, सोशल मीडिया पे ये होगा, फिर तू आराम से विदेश में रहे, जेल के अंदर तेरे को सारी सहूलियत मिलेगी, हर चीज़ अवेलेबल है, पुलिस वालों को पैसे देंगे, सारा काम हो जाएगा, पैसे बेइंतहा हैं, तो शोहरत भी है, दौलत भी है, पावर भी है। तो जो नए नए लड़के होते हैं वो इस झांसा में फंस जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं। अब देखते हैं हाँ ये लॉरेंस विष्णु ये है, इसका न्यूज़ चैनल पर, मीडिया में हर जगह फ़ोटो छप रही है, तस्वीरें हैं और तब स्टाइल में चलता है, पुलिस वालों के साथ अकड़ के रहता है, तो मैं भी। तो ऐसे नए नए नौजवान जो छोटे मोटे जुर्मों में होते हैं, छोटे मोटे केसेस में जेल जाते हैं, उनका ये जेल में ही ब्रेन वॉश कर देते हैं। फिर वो जब जेल से बाहर निकलता है बाकायदा उन पर नज़र रखते हैं, उनकी कोई मदद भी कर देते हैं, पैसे भी देते हैं और फिर छोटे मोटे पहले कोई काम देते हैं छोटा मोटा, फिर जब वो तैयार हो जाता है तब उसे बड़ा काम देते हैं और ये लालच देते हैं कि तुझे हम सेट कर देंगे, इंडिया में रहने की ज़रूरत नहीं है, एक बार तू कुछ कर और अपना गैंग बना, लोग तैयार कर और तू फिर यहाँ से निकल, तू बाहर से ऑपरेट कर, तू अपना नंबर 2 यहाँ छोड़ जा। फिर नंबर 2 जब बड़ा होता है तो कहते हैं कि अब तेरे ऊपर भी पुलिस आ गई, तुझे भी निकाल देंगे, फिर तू अपना गैंग बना। तो ये चेन बनता जा रहा है और ये सब क्यों? इसी बहकावे में, इसी ब्रेन वॉश के चलते। और वो नौजवान ये सोच नहीं पाते कि वो कहाँ किस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। जैसे इसी मामले में नितिन फौजी को जो कहा गया कि तुझे तेरी फैमिली को कनाडा भेज देंगे, इनके पास सुखदेव सिंह के कत्ल के बाद ये तक नहीं था कि कहाँ कैसे भागें, ये खुद परेशान थे। नितिन फौजी का एक पुराना दोस्त था जिससे वो 4 साल से कांटेक्ट में नहीं था और उसे लगा कि अब क्या करूं, कैसे भागूं। तब उसने मनाली में उसको कांटेक्ट किया और कहा कि मैं चंडीगढ़ आ रहा हूं, ज़रा सा पुलिस का पहरा कम हो जाए, सख्ती कम हो जाए, मुझे कुछ दिन के लिए कहीं रहने दे तो मैं फिर निकल लूँगा यहाँ से। क्योंकि उसको उसके गैंग ने ही मदद नहीं की, धोखा दिया, एक तरह से काम करवा लिया और उसको फिर तू कौन भूल गए। यही होता है। तो ऐसे तमाम लोग जो ऐसे गैंग के इस तरह के झांसे में आ जाते हैं ब्रेन वॉश करके, देखिए जुर्म का अंत हमेशा बुरा ही होता है, कभी भी अच्छा नहीं हुआ। और इस तरह के गैंग ऐसे लोग, ऐसे कच्ची उम्र के लोग जिनका दिमाग किसी भी सांचे में आप ढाल सकते हैं उसी हिसाब से ढाल देते हैं और फिर जुर्म के रास्ते पर ले जाते हैं और आखिर में उन्हें धोखा मिलता है। शायद नितिन फौजी के साथ यही हुआ। तो ये थी पूरी कहानी जो बिल्कुल फिल्मी थी, जैसा मैंने शुरू में कहा, हर कैरेक्टर फिल्मी, पूरी कहानी फिल्मी, साजिश फिल्मी।